आज का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पर। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है जो मेरे वीडियो देखते रहते हैं, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम पे टैली टैक्सेशन कोर्स चलाने का अकाउंटिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर है। जो भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अकाउंटेंट बनना चाहता है, अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है, तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है अरोड़ा क्लासेस को देहरादून से। और 100% जॉब गारंटी का कोर्स है, कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी कोचिंग की बात। और अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। तो आप सबको पता ही है, मैं अकाउंटेंट के लिए या जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कोई वीडियो लाता हूँ। तो आज का वीडियो है मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशनल प्रोविजंस कैसे बनाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये फ्रेंड्स अकाउंटेंट के लिए भी बेनिफिटेड है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, सीए, सीएस, सीएमए और आपके कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी, या फिर जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अकाउंटेंट की जॉब के लिए, या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अकाउंटेंट के लिए, सबके लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज का टॉपिक, और आपको बहुत कम मिलेगा इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे या कहीं पे भी, नेट में भी। तो आप देखने की कोशिश करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। एक बड़ा सिंपल सा देखने में क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर इतनी सिंपल चीज भी नहीं है। A manufacturing company has the following stages of production and a sale in manufacturing fine paper rolls। अब ये कंपनी क्या करती है, पेपर रोल्स बनाती है और आगे बेचती है। डेट, एक्टिविटीज, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये 15/1/2006 को रॉ मटेरियल्स इसने 1 लाख का परचेस करा, 80,000 रुपये का आगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे है। और पल्प वीआईपी वर्क इन प्रोग्रेस 1/20/1 को है 1,20,000 और 1,20,000 रुपये का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर है। 27/1/2016 को रफ एंड थिक पेपर वर्क इन प्रोग्रेस 2 1,50,000 रुपये कॉस्ट का 1,80,000 रुपये का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर है। और 15/2/2016 को फाइन पेपर रोल्स 1,80,000 रुपये कॉस्ट है, 3,50,000 रुपये का नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट मतलब लागत कितनी आई, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उससे वसूल करने वाली लागत कितनी है, उसको बेच कर या जैसे भी। अब ये 20/2/2016 से, यहाँ ध्यान रखना, रेडी फॉर सेल, यानी कि हमारा तैयार हो गया माल, 1,80,000 रुपये की कॉस्ट वाला 3,50,000 रुपये का बिक सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन हमने 15 मार्च 2016 सेल एग्रीड इनवॉइस रेज्ड, 2 लाख रुपए की कॉस्ट वाला माल हमने 3,50,000 रुपये का रजिस्टर करा। और 2/4/2016 को वही डिलीवर्ड एंड पेड फॉर, 2 लाख रुपए वाला माल हमने 3,50,000 रुपये का नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर सेल करा। तो फ्रेंड्स, ये ना, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स मैनेजर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉस्टिंग का, कॉस्ट डिपार्टमेंट में अगर आपका आ गए, या इन शॉर्ट अगर आप कंपनी में अकाउंटेंट है, तो ये टॉपिक आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। ये काफ़ी सीनियर लेवल पे है, और कॉमर्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो एक सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन उसको समझाता हूँ मैं आपको। Explain the stage on which you think revenue will be generated, and stage how much would be net profit for the year ending 31st March 2016 on this product according to accounting standard 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से हमने बताना है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या कहता है, आप समझ लीजिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 देगा, आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे को अकाउंटिंग की बुक राइटिंग करनी पड़ती है, उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है।
तो धीरे धीरे मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर कर दूंगा जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। Revenue is the terms on sales could be recognized only when ownership has been passed by the seller to the buyer and there is no uncertainty regarding collection of consideration sale proceedings. Consideration का मतलब sale proceedings, and it is reasonable to expect ultimate collection at the time of performance. The sale will be recognized only when the following two conditions are satisfied. Sales तभी मानी जाएगी जब उसकी ये दो conditions satisfy हो जाएगी. Analysis in the given situation, company has sold goods and raised invoice on 15 March 2016 and goods ready for delivery. In that case, company is entitled to recognize and sale for the year ending 31 March 2016, provided delay in delivery is due to the buyer's request. तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज इज अंडर। सेल प्राइस 3,50,000 रुपये की सेल हुई है। बैक जाते हैं, थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे आपको कि भैया 3,50,000 रुपये की सेल कैसे हुई है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, 15 मार्च को हमने इनवॉइस रेज किया है 3,50,000 रुपये का, 3,50,000 रुपये का इनवॉइस रेज किया नेट रियलाइज्ड वैल्यू, यानी कि सेल हुई है। अब वापस आ जाइए, 3,50,000 रुपये की हमारी सेल हुई है, 3,50,000 रुपये की सेल प्राइस लेस कॉस्ट 1,80,000 रुपये की। वो आप इसमें दिखा देता हूँ आपको कॉस्ट कहाँ पे हमारी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी रेडी फॉर सेल। रेडी फॉर सेल 1,80,000 की, 1,80,000 की सेल हुई है, ये 1,80,000 की। ठीक है सर फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं 1,80,000 की, 1,70,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अब आया है हमारा लेस एक्सपेंसेस 20,000 रुपये का। ये कहाँ से आया है 20,000 रुपये का एक्सपेंसेस, वहाँ तो कहीं दिखा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आया है। तो फ्रेंड्स रेडी फॉर सेल मैंने कहा था 1,80,000 रुपये कॉस्ट आई थी, लेकिन जब 15 मार्च को हमने इनवॉइस रेज किया तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई थी और 3,50,000 रुपये का ही माल बेचा था। ठीक है, और जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट होगी है तो, और एक्चुअल में हमारी की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1,80,000 रुपये आई, दो 20,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,80,000 रुपये, 20,000 रुपये कमाए, 20,000 का एक्सपेंसेस हो गए हमारे बुक। तो जो ये एक्सपेंसेस है वो बुक हुए, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। फ्रेंड्स सिर्फ आंसर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको समझने वाली बात थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये कहता है कि भाई जितने भी हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस करके और उसके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट तो डायरेक्ट ही हुई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा प्रॉफिट माना जाएगा, और उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको नेट प्रॉफिट ले जाते हैं। 10 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पर, इसको भी समझने की कोशिश करना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, आंसर थोड़ा सा है। अकार लिमिटेड साइन ऑन 1/4/2016 ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग आप लोगों में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स कलेक्ट होती है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग आसान नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन वालों की, इनकी अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें से एक ये टॉपिक भी आता है कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करें, कब प्रॉफिट माने और कब कॉस्ट माने, या फिर उनको कैसे एस्टिमेट करें हम। तो ये सब चीज़ें इसमें आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट ले जाए। तो अकार लिमिटेड साइन ऑन 1/4/2016 आ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1,50,00,000। इसने अकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि 1,50,00,000 रुपये को, 1.5 करोड़ का। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 30 मार्च 2017। ध्यान रखते रहना, ये फिगर का ध्यान रखते रहना। 1,50,00,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, मैंने कॉन्टैक्ट कर दिया कि भाई मैं 1,50,00,000 रुपये में आपका काम करूंगा। इसके बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, मटेरियल मैंने लगा दिया इश्यूड 75 लाख रुपए का, लेबर चार्जेस मैंने पेड कर दी 36 लाख रुपए की, हायर चार्जेस मैंने प्लांट का 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, अदर कॉस्ट इनकर्ड कर दी मैंने 15 लाख रुपए की।
आउट ऑफ मटेरियल, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखने की बात है। आउट ऑफ मटेरियल इश्यूज मटेरियल लाइन अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ₹4 लाख। जो मैंने मटेरियल इश्यू करा था 75 लाख रुपए का, इसमें से मटेरियल यूज्ड नहीं हुआ है 4 लाख रुपए का। लेबर चार्जेस ₹2 लाख आर स्टिल आउटस्टैंडिंग और 30 मार्च 2017। लेबर चार्जेस ये जो मैंने ये सेकंड पॉइंट पे 36 लाख रुपए पेमेंट कर दी, इसमें से 2 लाख रुपए अभी और देने हैं। It is estimated that that by spending further ₹33,50,000 the work can be completed in all respect। और हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो हमारे जो खर्चे हो गए ना, इसमें से 33,50,000 रुपये और खर्च करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है और ये 1,50,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 साल के अंदर अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो आप टैली में अकाउंटिंग कैसे करेंगे? या फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट लॉस टू बी टेकन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड एडिशनल प्रोविजन फॉर सीन लॉस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पूरे YouTube में सर्च मार के देख लीजिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशंस प्रोविजन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी इनकम हमारी हुई है और कितना लॉस या कितना प्रोविजंस हम आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर अप टू 30 मार्च। चलो फ्रेंड्स, इसके लिए अगले वाले उसमें आते हैं कि कॉस्ट कितनी आई थी। तो मटेरियल लगा था 75 लाख रुपए का। मैं आपको बैक जाके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा याद रखते हैं ना। मटेरियल लगा था 75 लाख रुपए का, 36 लाख रुपए की लेबर, हायर चार्जेस 10 लाख रुपए का। ध्यान रखना इन तीनों को। मटेरियल लगा था 75 लाख रुपए का, लेस मटेरियल अनयूज्ड। आपने पीछे देखा था ये मटेरियल यूज नहीं हुआ था, तो 75 लाख माइनस 4 = 71 लाख रुपए का। लेबर चार्जेस हमने पेड करे 36 लाख रुपए के, पीछे से देख सकते हैं आप। लेकिन आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए के लेबर चार्जेस अभी हमने और देने थे, तो हमारे पास 38 लाख रुपए को हो गए मिला के प्लस करके। हायर चार्जेस प्लांट के हायर चार्जेस थे 10 लाख रुपए के। अदर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 15 लाख रुपए के, 15 लाख रुपए के अदर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इनकार्ड ₹15 लाख। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से उठा दिया। 4 लाख रुपए के मटेरियल के अभी पड़ा हुए थे, लेबर चार्जेस 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे तो हमने देने थे। और इस तरीके से हमारी आ गई ये क्या, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1,34,00,000 रुपए। ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1,34,00,000 रुपए। अब आते हैं हम थोड़ा सा बैक, ये बाद में बनना चाहिए था हमारा। ये वो वर्किंग थी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी थी? 1,34,00,000 रुपए। पीछे से आइए, आप देख सकते हैं वीडियो आगे पीछे करके। एड एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। अब जरा थोड़ा सा बैक चलते हैं हम और पढ़ो 33,50,000 रुपये। वो कह रहा था ये वाला पॉइंट, इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय द स्पेंडिंग फर्दर ₹33,50,000, 33,50,000 रुपये वर्क को कंप्लीट होने के लिए और चाहिए हैं। तो ये तो आ गई एक्चुअल कॉस्ट 1,34,00,000 रुपये, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट हमारी 33,50,000 रुपये। तो भैया टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हमारी 1,67,50,000 ही आ गई है। क्या आ गई है ये हमारी? 1,67,50,000 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 1,50,00,000 रुपए का। ठीक है ना? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हमारा कितना डिग्री काम कंप्लीट हुआ है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ले लो 1,34,00,000 रुपए, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दो। नंबर 2 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ले लो कंस्ट्रक्शन की 1,67,50,000, नीचे लिख दिया डिवाइड बाय इंटू 100। तो हमारा काम हुआ 80% कंप्लीट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो हमारे को 1,50,00,000 रुपए का 80% कर देंगे। जो हमारे को कॉन्ट्रैक्ट था ना 1,50,00,000 रुपए का, तो 80% कर देंगे तो 1,20,00,000 रुपए बैठते हैं। टोटल फॉरसीएबल लॉस, तो फॉरसीएबल लॉस कितना हुआ? कायदे से देखा जाए तो सीधा सीधा फॉरसीएबल लॉस कितना हो रहा है?
1,67,50,000 का हमारे को क्या बैठ रही कॉस्ट, और हमने लेने कितने हैं उससे 1,50,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फॉसिबल लॉस कितने का हो रहा है 17,50,000 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितनी करी हमने 1,20,00,000 रुपये की। टोटल पॉसिबल लॉस कितने का हो गया 17,50,000 रुपये का। लेस लॉस ऑफ करंट ईयर का लॉस ऑफ करंट ईयर कितना लॉस हुआ 1,34,00,000 रुपये की कॉस्ट आई थी। ठीक है, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉस्ट माइनस रेवेन्यू 1,20,000, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, कॉस्ट 1,34,000 करोड़, 1,20,00,000, 1,34,00,000 कॉस्ट है, 1,20,00,000 हमारी रेवेन्यू है 80% पे, तो हमारे आए थे 14 लाख रुपए का क्या हो गए लॉस ऑफ करंट ईयर। अब आप क्या करेंगे 1,20,00,000 में से 17,50,000 रुपये प्लस करके 14 लाख रुपए माइनस करेंगे, तो एडिशनल प्रोविजन फॉर फॉरसीन लॉस। अब रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है कि अब आपको 3,50,000 रुपये का एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉरसीन लॉस, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए एक्सपेक्टेड मान के 3,50,000 रुपये का ओवर लॉस का बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप एक बार फिर से देख लीजिए, पहले आपने बनाना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल माइनस कर देंगे, और लेबर चार्जेस पेड आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, हायर चार्जेस प्लांट, अदर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। 1,34,00,000 रुपये की कॉस्ट आ गई है, बैठ जाइए। 1,34,00,000 रुपये की जो कॉस्ट आ गई है उसमें और जो फ्यूचर कॉस्ट लगेगी टोटल कॉस्ट ये आ गई है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन बना दें, टोटल कॉस्ट अपना कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, तो 80% हमने हमारा काम कंप्लीट हुआ है। रेवेन्यू 1,50,00,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उसका 80%, क्योंकि ये 80% ही मिला है, 80% काम हुआ है तो 1,20,00,000। टोटल पॉसिबल लॉस हमारा 1,67,50,000 की कॉस्ट आई है, और रेवेन्यू हमारे को 1,50,00,000 रुपीज़ का उससे मिलेगा, तो अभी फिलहाल 17,50,000 रुपये। तो लेस करेंगे लॉस ऑफ करंट ईयर 1,34,00,000 रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और हमारे को 1,20,00,000 रुपये का हमारे पास 80% के हिसाब से बैठ रहा है रेवेन्यू, तो हमारे पास 14 लाख रुपये ये लॉस हो गया। तो टोटल हमारे पास फैन लॉस आ गया, या फिर लॉस नहीं कहेंगे इसे कहेंगे हमारे फोर्सिबल लॉस, एडिशनल प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। तो फ्रेंड्स ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करने की है कंस्ट्रक्शन की, और ये वाला क्वेश्चन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कि हमने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिए हैं उसको, और अकाउंटिंग 7 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशनल प्रोविजन कितना बनाया जाए, तो हमने बता दिया आपको वीडियो में कि कितना प्रोविजन बनाया जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है, और जो भी अकाउंटेंट की जॉब के लिए कोर्स करना चाहता है देहरादून से रिलेटेड है तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी है, अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आता है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा कॉमर्स लॉ से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।